Welcome to video lecture series on reinforced concrete design. In this lecture, we are going to see how to design a doubly reinforced section. Till now, we have seen what is limit state method, what is working stress method, what is the difference between limit state and working stress method, right? और हमने देखा था कि सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, सिंगली रेनफोर्स बीम कैसे डिज़ाइन करना, उसका एनालिसिस कैसे करना, और डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कब कैसे एनालिसिस करना, और डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम कब डिज़ाइन करते हैं, राइट? तो अभी कुछ यहाँ पे स्टेप्स है, ये हम स्टेप्स के साथ साथ ही कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अभी ये न्यूमेरिकल में दिया है टू डिज़ाइन अ डब्ल्यू रेनफोर्स बीम। अभी क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्टली न्यूमेरिकल में दिया जाता है टू डिज़ाइन अ डब्ल्यू रेनफोर्स बीम, कभी कभी आपको खुद को पता करना है कि वेदर वी शुड डिज़ाइन अ सिंगली रेनफोर्स बीम और डब्ल्यू रेनफोर्स बीम, ठीक है? तो अभी हम स्टेप 1 में देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि हमें सिंगली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करना है या डब्ल्यू रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। अभी तो न्यूमेरिकल में दिया है टू डिज़ाइन अ डब्ल्यू रेनफोर्स बीम, सो लेट मी राइट डाउन हियर। डिज़ाइन अ डब्ली reinforced beam. ओके, व्हाट एल्स इज गिवन? हमें mu डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है, ये mu है, याद रखना है। mu मीन्स फैक्टर्ड लोड और अल्टीमेट लोड। अगर आपको सिर्फ मोमेंट दिया है या फिर वर्किंग लोड दिया है तो वो केस में आपको उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और उसको कन्वर्ट करना है फैक्टर्ड मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट में। तो यहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 350 किलो न्यूटन मीटर, और हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है यानी FC की हमें गिवन है, दैट इज़ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। साथ में हमें FY गिवन है विच इज़ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। B और D हमें जनरली डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के केस में गिवन रहता है, सो B हमें गिवन है क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? और हमें कैपिटल D गिवन है दैट इज़ 600 mm। क्लियर कवर भी हमें गिवन है विच इज़ 25 mm, हमें टॉप और बॉटम क्लियर कवर गिवन है। तो हम सबसे पहले ये क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सो क्रॉस सेक्शन इज लाइक दिस, ओके, दिस इज गिवन एज B, दिस इज गिवन एज D, कैपिटल D। अब क्या होगा, अगर डब्ल्यू रेनफोर्स बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो टेंशन स्टील बॉटम में आ जाएगा, राइट? ये हो जाएगा AST। AST मतलब क्या होता है हमें पता है, AST1 प्लस AST2, राइट? AST1 मतलब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए जो स्टील लगता है, एंड AST2 मीन्स एडिशनल स्टील, ओके। और यहाँ पे ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ASC, ये भी आपको पता है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन। अब फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ, दैट इज स्मॉल d। अब स्मॉल d कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्मॉल d इज इक्वल्स टू कैपिटल D माइनस क्लियर कवर। सो दिस मच इज अ क्लियर कवर, इसको हम क्लियर कवर कहेंगे। कितना है ये, 25 गिवन है हमें, सो माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2। लेकिन अभी हमें 5 तो पता नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि हम 25 mm 5 के बार यूज़ करेंगे। अब कितने बार यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ स्टील पे, लेकिन हम डायमीटर अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हमने 25 अज्यूम किया तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5/2। तो अब क्या होगा, कैपिटल D कितना है 600 माइनस 25 माइनस 25/2, तो हमें स्मॉल d मिल जाएगा 562.5 mm। चलो स्मॉल d हमें मिल गया। सिमिलरली टॉप में भी हमें कितना दिया है, 25 mm दिया है। तो टॉप से लेके तो ये जो ASC है इसके सेंटर तक जो रहता है उसे हम कहते हैं D डैश। तो हम D डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें D डैश कितना लगेगा, D डैश यानी क्लियर कवर प्लस 5/2। अब फिर से ये वाला 5 हमें पता नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हम 16 mm 5 के बार यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम 16 mm के बार यूज़ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16/2 यानी कितना हो जाएगा 33 mm, राइट? तो अभी मुझे इसे थोड़ा सा हम साइड में ले लेते हैं ये कैलकुलेशंस को, ओके, राइट?
तो सबसे पहले हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया स्मॉल डी, वो कितना है हमारा 562.5 mm, और हमने कैलकुलेट किया डी डैश, और डी डैश कितना आया 33 mm। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है AST और ASC। AST अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा AST1 और AST2। तो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, अभी हम आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। अब आते हैं हम स्टेप 1 पे। अब स्टेप 1 में हम सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। हमें डिज़ाइन डबली रेनफोर्स करना है, लेकिन अगर हम सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो वो कितना मोमेंट कैरी करेगा हम वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार हमें वो मोमेंट मिल गया तो टोटल मोमेंट हमारे पास अवेलेबल है, कितना दिया है 350, उसमें से हम उसे माइनस कर लेंगे। अगर अभी आगे देखते हैं हम कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसे हम कहेंगे MR या फिर MU1। MR कब, अगर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है का डिजाइन कर रहे हैं तो MR कहेंगे, और डबली रेनफोर्स सेक्शन में हम उसे नाम दे देंगे MU1। अभी फॉर्मूला आपको पता है QFCK BD², और अगर 415 है तो Q कितना हो जाता है 0.138 FCK BD², राइट। सो लेट मी गो टू दिस, लेट मी राइट डाउन हियर स्टेप 1। हम कैलकुलेट क्या करना है, हमें MR इज इक्वल्स टू MU1 इज इक्वल्स टू QFCK BD², QFCK BD²। 415 के लिए Q जो रहता है वो रहता है 0.138, FCK आपको पता है, B 300, और D हमने कैलकुलेट किया था, राइट। D कितना है 562.5। ओके, तो इस पे से आपको मिल जाएगा MU1, और MU1 की वैल्यू आएंगी 261.98 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। इसे हम लिख सकते हैं 261.98 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी हमें MU1 मिल गया। MU1 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, राइट। अब एक्चुअल मोमेंट कितना आने वाला है बीम पे, एक्चुअल मोमेंट कितना आने वाला है 350, राइट। इसका मतलब MU1 इज लेस देन MU। MU1 कितना है 261.98, MU कितना है 350। सो MU1 क्या है, MU1 ये है कि अगर हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन किया तो उसकी मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेंगी, ओके। तो वो कितनी रहेंगी 261, और बीम पे एक्चुअली मोमेंट कितना आने वाला है 350, यानी बीम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी, लेकिन वो हम कर नहीं सकते, इसलिए हम डबली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इफ़ MU1 इज लेस देन MU, डिज़ाइन डबली रेनफोर्स सेक्शन, and if MU1 is greater than MU, design singly reinforced section, right। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ if MU1 is less than MU, design doubly reinforced section, and if MU1 is greater than MU, then go for singly reinforced section। very simple। now we have to go for doubly reinforced section, और हमने MU1 कैलकुलेट कर लिया। ओके, राइट। सो MU1 कैलकुलेट करने के बाद आपको चेक करना है दैट इन केस इफ MU1 इज ग्रेटर देन MU, इन दैट केस डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, एंड इफ MU1 इज लेस देन, दिस शुड बी लेस देन, ओके। इफ MU1 or MR is less than MU, design the doubly reinforced section, or if you want to design a singly reinforced section, in that case you have to increase the depth। नाउ स्टेप 2 में क्या कहा है, स्टेप 2 में हमें पूछा है कि टू कैलकुलेट AST1। अब AST1 मीन्स क्या रहता है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। तो उसके लिए हम सिंपल ही फॉर्मूला यूज करेंगे, C1 इज इक्वल्स टू T1, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल टेंसाइल फोर्स। C1 हमें पता है 0.36 FCK, XUmax B इज इक्वल्स टू 0.87 FI AST1। अब AST1 अगर हम ये साइड में लेके आते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। चलो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं।
तो 0.36 FC के कितना है 20। अब एक्सो मैक्स कितना रहेगा, तो एक्सो मैक्स रहता है 0.48D, आपको पता है राइट। 0.48D इंटू D डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ AST1 एंड दिस वैल्यू ऑफ AST1 इज 1634.07 mm²। ये AST1 मीन्स सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का AST होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए AST1 इज इक्वल्स टू 1634.07 mm², राइट। तो हमने अभी AST लिख लिया, AST1 कैलकुलेट कर लिया। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 3 में MU2। तो वेरी सिंपल, MU हमें गिवन है, उसमें से MU1 हम माइनस कर देंगे, राइट। तो MU हमें कितना गिवन है 350 माइनस, और MU1 कितना आया था 261.98, तो हमें MU2 मिल जाएगा इस पे से। सो MU2 इज इक्वल्स टू 88.02 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द एडिशनल मोमेंट टू बी रेजिस्टेड बाय अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, और इसके लिए हम अभी आगे कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। अभी हमने MU2 निकाल लिया, अभी हमें क्या निकालना है AST2। तो एडिशनल मोमेंट जो अभी बची है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए जो मोमेंट थी वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की, उसके लिए एरिया ऑफ स्टील भी कैलकुलेट किया। अभी जो एडिशनल मोमेंट बची है उसके लिए कितना स्टील लगता है, उसका फॉर्मूला है MU2 इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST2 D minus D dash, okay। So let us calculate here only. So MU2 हमें पता है 88.02 इंटू 10⁻⁶, ये किलो न्यूटन मीटर में, एक न्यूटन mm में, 0.87 इंटू 415 इंटू AST2 हमें कैलकुलेट करना है, राइट। D माइनस D डैश, D कितना है 462.5 और D डैश हमने कितना कैलकुलेट किया था 33, राइट। तो इस पे से हमें मिल जाएगा AST2। तो AST2 आता है 460.41 mm², राइट। तो अभी MU2 भी निकल गया और AST2 भी निकल गया। यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए वैल्यूज़। MU2 इज इक्वल्स टू 88.02 किलो न्यूटन मीटर। AST2 हमने उस पे से ही कैलकुलेट किया, तो AST2 आ गया 460.41 mm², राइट। तो ये दो वैल्यूज़ हो गए अभी हमारे। अभी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है टोटल टेंसाइल स्टील। तो वेरी सिंपल, हमें क्या करना पड़ेगा AST1 प्लस AST2। तो AST1 प्लस AST2 करते हैं अभी। सो AST1 कितना है हमारे पास, AST1 है 1634.07 प्लस AST2 460.41, इस पे से हमें टोटल AST मिल जाएगा। सो टोटल AST इज इक्वल्स टू 2094.48 mm², राइट। सो टोटल AST हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अभी AST तो कैलकुलेट हो गया, अभी हमें ASC कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे कि ASC कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुझे ये AST की वैल्यू ये साइड में लिखने दीजिए यहाँ पे। सो टोटल AST इज इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2। सो टोटल AST आता है 2094.48 mm²। अभी हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन। तो उसके लिए हमें चाहिए Fy और D डैश बाई डी, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं D डैश बाई डी। सो D डैश बाई डी, अभी आपको पता है D डैश कितना है 33 और D कितना है 462.5। तो D डैश बाई डी की वैल्यू आ जाएगी 0.0586
ओके, तो 0.0586 कहाँ पे आता है, कहीं तो भी यहाँ पे आता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.05 के लिए कितनी वैल्यू है 415 की 355, राइट। सो 355, 0.1 के लिए कितनी वैल्यू है 352, और हमें किसके लिए निकालना है 0.0586, इसके लिए वैल्यू फॉर एग्जांपल x, या फिर इसको हम क्या कहते हैं FSC। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अभी FSC इज इक्वल्स टू 355 माइनस 355 में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू आएगी, राइट। ये दोनों का डिफरेंस यानी 355 माइनस 352 डिवाइडेड बाय ये दोनों का डिफरेंस यानी 0.0586 माइनस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों का डिफरेंस यानी 0.0586 माइनस 0.05। इस पे से हमें मिल जाएंगी वैल्यू ऑफ FSC। तो वैल्यू ऑफ FSC आती है 354.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये FSC क्या रहता है, जैसे FY जो है वो रहता है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। सिमिलरली जो FSC रहता है ये रहता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन स्टील, और सॉरी it is actually stresses in steel in compression. FSC means stresses in steel in compression. So अभी हमने ये कैलकुलेट किया, अभी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। What is value of FSC? Value of FSC is 354.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो FSC हमारा कैलकुलेट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। Next step is to calculate compressive steel, right? Now to do this, it is very simple. We have to equate C2 with T2, compressive force and tensile force. So C2 is FSC into SC, we have seen this, and T2 is 0.87 Fy into ST2, right? So from this we will get formula like this. इसको rearrange अगर हमने किया तो you will get 0.87, Fy is 415. What is value of AST2? 460.41. divided by value of FSC. Value of FSC is 354.97, and from this we will get value of ASC. So value of ASC is 468.29 mm square. Okay, so this ASC and AST is area of steel required. Let me write down here value of AST. Now value of ASC, value of ASC is 468.29 mm square. Now this AST and ASC is amount of steel required to resist this moment. Okay, so एक आपको ध्यान में रखना है कि इससे कम स्टील आपको प्रोवाइड नहीं करना है, आपको हमेशा इससे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करना है। एंड देयरफॉर जब आप इस पे से नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करोगे तो हमेशा आपको राउंड अप करना है, कभी राउंड डाउन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर 2.2 बार आ गए तो उसको आप 2 नहीं करना है, आपको उसको क्या करना है 3 करना है। 2.1 भी आ गया तो भी आपको उसको 3 करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी हमने ASC कैलकुलेट कर लिया, अभी हम आगे की स्टेप देखते हैं क्या है। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट ASC हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बार्स इन कॉम्प्रेशन। अगर हम कॉम्प्रेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ASC रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है। अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम कौन सा स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं 16 mm फाई का, और यहाँ पे हम कौन सा स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं 25 mm फाई का, राइट। ये हमने डिसाइड किया था। तो सबसे पहले हम 16 का और 25 का एरिया देख लेते हैं। तो 16 का एरिया कितना आएगा, π/4 इंटू 16 स्क्वेयर, विच इज इक्वल्स टू 201.06 mm स्क्वेयर, और 25 mm के एक बार का एरिया कितना आता है, दैट इज 490.87 mm स्क्वेयर, राइट। तो अभी हमें एक बार का एरिया मिल गया। अभी एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन 16 mm का, यानी ये वाला हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो लेट मी राइट डाउन ASC, वैल्यू ऑफ ASC इज
468.29 डिवाइडेड बाय 201.06, राइट। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स आते हैं 2.32, और जैसे मैंने कहा था आपको कि हमेशा आपको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे से 3 नंबर्स ऑफ बार, तो फिर आप यहाँ पे हम लिखेंगे 16 mm 3 नंबर्स, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ बार्स इन टेंशन साइड, राइट। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, AST रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। सो एरिया ऑफ 1 बार कितना आएगा यहाँ पे, 490.87, क्योंकि हम 25 mm का बार यूज़ कर रहे हैं। AST रिक्वायर्ड कितना है, AST रिक्वायर्ड है 2094.48 डिवाइडेड बाय 490.87। सो नंबर ऑफ बार्स आज आ जाएंगे 4.2 समथिंग, 4.21, ठीक है। तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 5 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए 5 नंबर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे अभी सब कैलकुलेशन। अभी हमें लिखनी है समरी। अब समरी में हम क्या क्या लिखेंगे, समरी में हम लिखेंगे, लेट मी राइट डाउन हियर समरी। हम लिखेंगे बी कितना है 300, कैपिटल डी 600, स्मॉल डी 462.5 mm, क्लियर कवर 25 mm, AST प्रोवाइडेड, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, AST प्रोवाइडेड। तो AST प्रोवाइडेड कितना आ जाएगा, π/4 इंटू 25 स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार्स। तो ये आ जाएगा 2454.35 mm स्क्वायर। सिमिलरली आपको लिखना है ASC प्रोवाइडेड, इसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, π/4 इंटू 16 स्क्वायर, क्योंकि हमने 16 mm का बार यूज़ किया था। कितने बार यूज़ किए थे, 3 बार यूज़ किए थे। तो इसका एरिया आ जाएगा 603.21 mm स्क्वायर, ठीक है। और यही चीज़ें आप यहाँ पे भी दिखा दो। सो B 300, D 600, स्मॉल d 462.5, right. So this is what we have to provide at the end of the numerical. Okay, ये summary काफ़ी important है, क्योंकि when valuer will check, he will directly see the given data and the summary provided by you, and then later for confirmation he will go through the steps. So I will suggest you to provide a proper summary with the fullest detail. Thank you. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.